बीटीसी इंडिया 1999 में हुई थी शुरुआत इस कंपनी की पावर ट्रेडिंग का करती है कारोबार। इसके प्रमोटर्स में सारी दिग्गज सरकारी कंपनियां हैं जैसे कि पावर ग्रिड, एनटीपीसी, पीएफसी, एनएचपीसी, ये सारी कंपनियां इसकी प्रमोटर हैं और बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग का कंपनी का कारोबार है। आइए नतीजे आए हैं, मैं आपके सामने रख दूं। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे। आय फ्लैट रही है, 1-1.5% घट कर आई है। कामकाजी मुनाफे में 14% की बढ़त रही है, 304 करोड़। मार्जिन्स थोड़ा ठीक है, अच्छा है, 5.6% से 6.5% आया है और मुनाफे में 21% की बढ़त दिखी। यानी कि नतीजे मिले जुले दिख रहे हैं। एक आय को छोड़ दे तो बाकी नतीजे ठीक है। आइए मुलाकात की जाए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एडिशनल चार्ज, साथ ही डायरेक्टर कमर्शियल और ऑपरेशंस मनोज कुमार जवर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहले बता दूं, सर ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में मास्टर्स भी किया हुआ है। सीए इंस्टीट्यूट से आप, आईसीएडब्ल्यू से आप क्वालिफाइड भी हैं और साथ ही साथ आपने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है मैनेजमेंट साइंस में और आप इसीलिए डॉक्टरेट भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले बताएं, आय एकदम फ्लैट रही है, थोड़ी सी कम, लेकिन कामकाजी लेवल पर मार्जिन्स बढ़कर आए, क्या खास वजह रही इन दोनों की सर? धन्यवाद अनिल। नंबर वन, आय जो हमारे जिसको हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है सेल्स का, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो ये कि हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसके अंदर में हमेशा से एक सीजनलिटी रहती है। कभी कभी वेदर का पैटर्न ऐसा रहता है कि यदि बारिश ज्यादा हो गई, हाइडल पावर ज्यादा जनरेशन होगा किसी एक क्वार्टर में, किसी अगले क्वार्टर के अंदर में कंपेंसेट हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग वॉल्यूम लेवल पर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ हम वॉल्यूम लेवल पर भी कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी क्वार्टर के अंदर में ऐसा लग सकता है कि वो वॉल्यूम जो है उस क्वार्टर के अंदर में इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि ओवरऑल जब आई एम श्योर कि साल क्लोज करेंगे तो हमारे वॉल्यूम्स में भी जो है हमारे इन्वेस्टर्स को ग्रोथ दिखेगी। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जो मार्जिन है, तो एक हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी ये भी है कि वी शुड गेट आउट ऑफ द वेरी वेरी लो मार्जिन बिजनेस विच इज बेसिकली एक्सचेंज बाय बिजनेस। तो हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि हमारा ट्रेडिंग के जो इफर्ट्स है और जो हमारी कैपिटल है वो अप्लाइड एसेट ट्रेड्स पे हो, जहाँ पे हम लोग बेटर मार्जिन अर्न कर सके। कंपनी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है। इस वजह से ये कह सकते हैं कि हम लोग ने जो हमारा प्रॉफिट है वो 35% से ग्रो किया है। अच्छा सर, वॉल्यूम फ्रंट पर किस तरह की परफॉर्मेंस रही इस तिमाही में, जरा समझाएं सर। वॉल्यूम के अंदर में ऐसा है कि हमारे तीन अलग अलग सेगमेंट हम लोग कह सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म सेगमेंट, एक मीडियम टर्म सेगमेंट और एक लॉन्ग टर्म सेगमेंट। शॉर्ट टर्म के अंदर में भी जो है कुछ बायलेटरल्स होते हैं और कुछ जो है वो एक्सचेंज के थ्रू होते हैं। धीरे धीरे एक मार्केट का मोमेंटम जो है एक्सचेंज के वॉल्यूम्स की तरफ आ रहा है। एक्सचेंज टिपिकली एक लो मार्जिन और हाई ग्रोथ बिजनेस माना जा सकता है। पीटीसी इसके अंदर में भी सबसे बड़ा ट्रेडर है कंपनी कंट्री का। लेकिन लॉन्ग टर्म इज द रियल मार्जिन ड्राइवर। तो मार्जिन के लिए हमको हमेशा लॉन्ग टर्म पे काम करना होता है। लॉन्ग टर्म में हमारा जो फोर्ट है, जो हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, वो है इंटरनेशनल ट्रेड। तो हम लोग भूटान के अंदर में ऑलमोस्ट सबसे बड़े पावर ट्रेडर हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी काफी ट्रेडिंग होती है। रिसेंटली हम लोगों ने नेपाल के साथ में भी जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है पावर का। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल, इनके अंदर में मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीजें आती हैं। और हमारा लॉन्ग टर्म के अंदर में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी एक तरफ यही रहेगी कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में लॉन्ग टर्म में अब ट्रेडर्स का रोल जो है वो बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर में हम काफी ग्रोथ देख रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर में डेफिनेटली हम आने वाले समय में कई जो डेवलपर्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना चाहेंगे। तो सो दैट कि रिन्यूएबल सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है उसका हमारे साइज के कमेंसरेट कुछ न कुछ बिजनेस हम लोग करते रहे। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक बात है सर। अच्छा, अब ये बताएं सर कि आपने अपने प्रेस रिलीज में ये भी कहा कि डिमांड पैटर्न थोड़ा सा अनसर्टेन है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, आगे क्या, कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, पावर मार्केट के अंदर में एक स्पेशलिटी ये है कि पावर कभी भी स्टोर नहीं की जा सकती। तो हर कोई आदमी एक फ्यूचर का व्यू लेके चलता है। जब कंट्री में इलेक्शन होने वाले थे तो सारे स्टेट्स के अंदर में एक फ्यूचर का व्यू ये था कि हो ना हो उस समय कंट्री के अंदर में जो है पावर ऑन डिमांड मर्चेंट ट्रेडिंग के लिए शायद ना मिल पाए।
तो जो स्टेट्स ने उस समय मीडियम टर्म के अंदर में जो पावर के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर लिए कंपैरेटिवली हायर प्राइजेस पे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग इलेक्शंस भी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं आई, क्योंकि वेदर जो है वो इट वाज मोर बेनाइन, और टाइम टू टाइम बीच में कंट्री के अलग अलग पॉकेट्स के अंदर में थोड़ा थोड़ा बारिश होती रही। तो जब उस समय शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर में पावर वाज अवेलेबल चीपर देन दी अर्लियर मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर इनटू बाय अदर पीपल, थिंकिंग की रेट्स जो है ज्यादा होंगे। तो एक वेदर का और कुछ जैसे हम कहें कि कुछ टेम्परल इवेंट्स लाइक इलेक्शंस, इनका पावर डिमांड पे हमेशा असर पड़ता है। इस क्वार्टर के अंदर में मैं कह सकता हूं कि दोनों चीजें थी। ठीक बात है जावर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, समय दिया आपने और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की और साथ ही आगे के आउटलुक पर भी हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।